लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले साथियों और इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम क्रांतिकारी अभिवादन। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि इस लाल सलाम कार्यक्रम में हम हमारे समय की चिंताओं को लेके बातचीत करते आए हैं। हमारे समय के जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनको लेके गंभीर बातचीत करने की कोशिश की जाती है ताकि जन शिक्षण हो सके और जो कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ एक प्रतिरोध का वैचारिक विमर्श शुरू हो सके। आज हम शिक्षक दिवस हमारे सामने है। शिक्षक दिवस के मौके पे शिक्षकों को लेके बात तो की ही जानी चाहिए। इस समकालीन परिदृश्य में शिक्षकों के सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं? कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। यदि किसी देश में अच्छे शिक्षक होंगे, तो ही उस देश का अच्छा भविष्य होगा, क्योंकि नई पीढ़ी को बनाने, सँवारने, विकसित करने की ज़िम्मेदारी शिक्षक पर ही होती है। शिक्षण का कार्य यूँ तो घर से ही होता है शुरू। कहा जाता है कि माँ पहली गुरु है, लेकिन जब पाठशाला में, स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चा जाता है, तो शिक्षक का जो महत्व होता है, वो हम सबने देखा है। आज हमारे समय के प्रख्यात शिक्षाविद, साहित्यकार प्रोफ़ेसर विजय अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। तो विजय अग्रवाल जी, आपका इस लाल सलाम कार्यक्रम में स्वागत है। आपको लाल सलाम। बहुत-बहुत धन्यवाद शैली जी। आपने जी, मुझे इस अवसर पर याद किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो प्रोफ़ेसर विजय अग्रवाल जी, शिक्षण के क्षेत्र में आपका एक लंबा-चौड़ा अनुभव है। भोपाल में तो आपने एनटीटीटीआर में 5 साल आप संचालक भी रहे। शिक्षकों तकनीकी शिक्षकों के संस्थान के आप संचालक थे। वहाँ भी आपने शिक्षकों के ज़िम्मेदारी को लेके बातचीत की। शिक्षकों के हित में बहुत सारे काम आपने किए, जो कि आज भी बहुत शिद्दत के साथ महसूस किए जाते हैं। आप केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर हैं। शिक्षण का एक लंबा-चौड़ा अनुभव आपके सामने है। तो सबसे पहली बात तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। आप इतने योग्य हैं, आप जीवन के कई-कई क्षेत्रों में जा सकते थे, लेकिन आपने शिक्षण का ही काम क्यों चुना? जी, शैली जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उस परिवेश में बड़ा हुआ, जो जी, परिवेश समाज की और देश की चिंता करता है। मैं जी, इलाहाबाद से, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ मेरा जी, जन्म हुआ और जी, वह आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो वहाँ जी, की मिट्टी में और वहाँ के पानी में एक चीज़ है कि वहाँ के नौजवानों को अपने देश से, अपने समाज से, अपने नौजवानों के भविष्य के प्रति चिंता स्वाभाविक रूप से है। और जब जी, मैं विद्यार्थी था तो मेरे शिक्षक ये कहा करते थे कि तुम आईएएस में भी जा सकते हो, तुम डिप्टी कलेक्टर भी बन सकते हो, लेकिन हुँ, हमारे लोगों की इच्छा है कि तुम एक बेहतर शिक्षक बनो। तो मेरे मन में यह वाह! बात घर कर गई कि मुझे एक शिक्षक हुँ, बनना है। और आप आश्चर्य जी, करेंगे कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने वाह! कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दिया। मेरे मन में जी, सिर्फ ये भाव था कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं, और इसलिए मैंने अपने टीचर्स को रोल मॉडल मान के और शिक्षक बनना तय किया। और सन 1985 से मैं विश्वविद्यालय में लेक्चरर अपॉइंट हुआ, और तब से मैं शिक्षा और शोध के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो यह जी, तो मेरे परवरिश और मेरे शिक्षकों की देन है कि उन्होंने मुझे जी, प्रेरित किया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे जाऊं और एक बेहतर शिक्षक बनकर समाज की सेवा कर सकूं। और मुझे आज कहने में गर्व होता है कि पिछले 38 वर्षों में मैंने अपने इस मिशन को कामयाब किया है, और मैं एक बेहतर शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बना पाया हूँ, और छात्रों के भविष्य के प्रति चिंतित रहते हुए उनकी बेहतरी के लिए काम कर पाता। तो इस वजह से मैंने शिक्षक बनना स्वीकार किया। वाह! क्या बात है। तो मैं अब आपसे ये थोड़ा-सा हम उस आपका वो समय जो था, जब आप शिक्षण के क्षेत्र में पहली-पहली बार आए, तो उस समय आप ने क्या लक्ष्य था? क्या किन ज़िम्मेदारियों को आप महसूस करते थे? और उस समय आपके सामने क्या चैलेंजेस थे?
हम उस समय की चुनौतियों पे बात करने के बाद फिर आज के समय की चुनौतियों पे आएंगे। तो आप थोड़ा अपने उस समय के बारे में बताइए। जी। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो पूरे देश में आपातकाल को लेकर के बहुत विरोध का माहौल था और जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था वो अपने चरम पर था। उन्होंने आह्वान किया था कि नौजवान अपने कक्षाओं को का बहिष्कार करके देश की सेवा में आए और इसलिए जो पठन पाठन का माहौल था वो आंदोलन की तरफ ज्यादा था और पठन पाठन की तरफ कम था। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपातकाल के स्थिति के बाद देश को अध्ययन अध्यापन के लिए पटरी पर लाना, क्योंकि नौजवानों ने तो लगातार 2-3 वर्ष तक सिर्फ आंदोलन का काम किया। तो उसके बाद जो महाविद्यालय थे, जो विश्वविद्यालय थे, वहां एक शिक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक बड़ा काम था। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं और वहां के शिक्षकों ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जहां पर कि नकल की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी, जहां पर छात्र परीक्षा में गुंडागर्दी करने के लिए बैठते थे। तो उन तमाम सारी चीजों पे नियंत्रण रखते हुए और एक शिक्षा को पटरी पर लाने की जो कोशिश उस समय हुई वो मेरा दौर था। मैंने जब सन 80 में एमएससी किया तो ये करीब करीब ये व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी थी और 84 में मैंने पीएचडी किया। इसके बाद हमारे सामने जब मैं शिक्षक बना तो यह चुनौती थी कि महादेवी वर्मा का एक एपिसोड मुझे याद आ गया, तो मैं पहले उसको बता दूं। महादेवी जी ने एक व्याख्यान देते हुए कहा कि आज के नौजवानों की आंखों में मुझे कोई सपने नहीं दिखाई देते, वो क्या करना चाहते हैं कोई लक्ष्य ही तय नहीं है, तो वो करेंगे क्या। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि नौजवानों की आंखों में कोई सपना होना चाहिए, उनकी कोई दृष्टि होनी चाहिए, वो कोई लक्ष्य निर्धारित करें। तो जब मैं शिक्षक बना तो मैंने ये कोशिश किया कि अपने कक्षाओं में जाकर बच्चों से पूछूं कि भाई तुम एमएससी करने के लिए क्यों आए हो, क्यों करना चाहते हो। तो जब छात्राएं ये कहती थी कि मैं अच्छी गृहिणी बनना चाहता हूं, तो भी मुझे अच्छा लगता था कि इनका एक लक्ष्य तो है, ये लक्ष्य बनाकर कम से कम पढ़ने के लिए आए हैं। तो आज भी यही कमोबेश स्थिति है कि हमारे विद्यार्थी क्यों पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है। उन्होंने अंडर ग्रेजुएट कर लिया, पीजी कर लिया, रिसर्च कर लिया, फिर उनको लगा कि अच्छा ये 300 पद निकले हैं शिक्षाकर्मी के, तो चलो बीए कर ले, क्योंकि उनके सामने डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं है। तो डिग्रियां सिर्फ कागज का टुकड़ा मात्र बनकर रह गई हैं। और मुझे एक शेर याद आता है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की हमने। हम जैसे-जैसे प्रगति कर रहे हैं, जैसे-जैसे हम नई-नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं, हम बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम बच्चों को एक बेहतर इंसान नहीं बना पा रहे हैं। इस समाज के लिए हमको बेहतर इंसान चाहिए, तो वो हम अपनी कक्षाओं में जो नैतिक शिक्षा है, जो उनको एक बेहतर इंसान बनाने की शिक्षा है, उसको कहीं दे पाने में चूक रहे हैं। और मेरी कोशिश लगातार 38 वर्षों में यह रही है कि हम अपनी क्लास में जहां हम रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं, वहां बच्चों को यह भी पढ़ाते हैं कि एक बेहतर इंसान कैसे बनना चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इंसान बनाना है, मशीन बनाना नहीं है, पैसा कमाने की मशीन बनाना उद्देश्य नहीं है। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज के एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग में था, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान में, तो वहां पर भी मैं यही कहा करता था कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपके सामने उद्देश्य क्या है। आपके गार्जियन ने कहा कि आप अच्छे इंजीनियर बन जाइए और आपको इतना पैकेज चाहिए, तो 50 लाख के पैकेज, 1 करोड़ के पैकेज कि हमको गूगल में नौकरी मिल जाएगी, 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा, तो वो पैकेज के लिए पढ़ रहे हैं। आज भी बच्चे सिर्फ पैकेज के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य, जीवन से आनंद तो कहीं गायब हो गया, जो जीवन का उद्देश्य है वो तो कहीं गायब हो गया। तो सबसे बड़ी चिंता मुझे ये है कि हम जो हमारा पूरा समाज, जो हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं भी कहती थी कि हमको एक बेहतर इंसान चाहिए समाज में, तो वो इंसान कहीं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मुक्तिबोध के शब्दों में हम अगर कहें तो समाज को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। वो मेहतर कोई हमारा सफाई कर्मी नहीं है, वो समाज की गंदगी जो उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, जो चरित्रहीनता आ रही है, जो हमारे युवा भटक रहे हैं रास्ते से, उनको दुरुस्त करने की बात मुक्तिबोध करते हैं। और यही दरअसल शिक्षा का उद्देश्य है। ये बहुत अच्छे ढंग से आपने शिक्षा के उद्देश्य को और आपके जीवन के लक्ष्यों से जोड़ते हुए उसको व्याख्यायित किया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप साइंस केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं
और दूसरी तरफ साहित्य कला संस्कृति के क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साहित्य और संस्कृति के प्रगतिशील आंदोलन से आपका लगातार गहरी संबद्धता आपकी इतने सालों से रहती आई है। तो आप इन दोनों कामों में सामंजस्य कैसे कर पाते हैं? आपके क्या दोनों कामों में कहीं कोई बाधा या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो पाता है? कैसा लगता है आपको? शैली जी, मुझे बिल्कुल कोई बाधा नजर नहीं आती। जी। दरअसल ये जीवन जीने की एक शैली है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी क्लास में होता हूँ, तो क्लास जी। में भी मैं वही काम करता होता हूँ जो मैं अपनी रचनाओं के साथ करता हूँ। वाह! मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य एक बेहतर समाज की रचना करना है, एक बेहतर इंसान तैयार करना है। तो मैं अपनी जी, क्लास जी, में उसी दृष्टि से विद्यार्थी भी तैयार करता हूँ, और जब मेरा लेखन का जी, कार्य होता है, तो मैं उसी दृष्टिकोण से जी, लेखन भी करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जी, दोनों का उद्देश्य एक है। हम नौजवानों जी, में उन तमाम सारी प्रतिभाओं की भी खोज करते हैं, जो उसे एक जी, बेहतर रचनाधर्मी बनाता है, उसे बेहतर रचनाकर्मी बनाता है। मेरा ये जी, मानना है कि जो साहित्य है वो हमें हमारे व्यक्तित्व को उदार बनाता है, उदात्त बनाता है। जी, जी, और इसलिए अगर हम किसी विद्यार्थी को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर अपने समाज के रचनाकारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करनी होगी। हमें उसको बताना होगा कि हमारे जो भी संस्कृति कर्मी है, जो भी साहित्यकार जी, हैं, उन्होंने जो साहित्य में लिखा है, वह जी, क्या लिखा है और उनके लिखने का उद्देश्य क्या है। मैं केदारनाथ जी, अग्रवाल की एक कविता को कोट करना जी, चाहूंगा, जो कि जी, जीवन जी, के उद्देश्य को बिल्कुल स्वागत है। परिभाषित करता है। वो जी, ये कहते हैं कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, वाह, वाह! मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा, क्या और बात जहां है! गिरा मैं, कविताओं ने मुझे उठाया, हम दोनों ने वहां प्रात का सूर्य उगाया। तो क्या जब बात मनुष्य टूटता है, तो उसको ऊपर उठने की जरूरत पड़ती है। तो साहित्य आदमी को टूटने नहीं देता, साहित्य आदमी को टूटने से बचाता है। और आज के दौर में जब विद्यार्थी के सामने तो कोई लक्ष्य रह ही नहीं गया, वो कुछ लक्ष्य निर्धारित भी करे तो उसकी प्राप्ति ही नहीं कर सकता, तो यह है! जी, टूटन बहुत तेजी से बढ़ी है। चाहे वह परिवार की टूटन हो, चाहे वह समाज की टूटन हो, चाहे वो नौकरी पेशा में काम करने वाले लोगों के जो जिसको हम कहते हैं कि उनके सेटिस्फेक्शन की सीमा हो, सब टूट रही है। हम नौकरी कर रहे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं वहां हमारी नौकरी की इच्छा ही नहीं थी। हम हुँ, इंजीनियर हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं बैठ के क्लरिकल। हमको जॉब चाहिए प्रोफेसर की, हम बन गए हैं शिक्षा कर्मी। तो कहीं हुँ, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। जिसके योग्य हम हैं, वह योग्य कार्य मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे अंदर अवसाद है, इसलिए हम कुंठित होते जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों को इस कुंठा से बचाना शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि साहित्य और संस्कृति इसमें मददगार सिद्ध होती है। जब हम साहित्य और संस्कृति के माध्यम से बच्चों में प्रवेश करते हैं, तो उनके व्यक्तित्व को संवारने का काम कर पाते जी, जी, जी। बिल्कुल, ये जो ज़िम्मेदारी है, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना ही दरअसल शिक्षकों के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। यहाँ अब मैं हैं। आपसे जी, कुछ बात करना चाहूँगा कि शिक्षक आप तो ख़ैर कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं, जिनको अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए गहरा संघर्ष करना पड़ता है। समान काम का समान वेतन मिल नहीं पा रहा और शिक्षक को किसी भी काम में झोंक दिया जाता है। मतदाता सूचियां बनानी हो, राशन कार्ड के सर्वे करना हो, घर घर जाके सैंपल देना लेना हो, तो मैं समझता हूँ कि जिस शिक्षक का कद सबसे बड़ा होता है, उस शिक्षक का कद इस तरह से कम करना, उससे गैर शैक्षणिक कार्य करवाना, तो एक शिक्षक को कैसा महसूस होता होगा? वो कितना कुंठित होता होगा? क्या इन कार्यों से मुक्त होके वो पूरा समय अपने छात्र-छात्राओं, विद्यार्थियों के लिए लगाए, ये कैसे संभव है? मैं समझता हूँ कि ये भी शिक्षक के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने शैली जी। जी, जी, अगर हम लगभग 15-20 वर्ष पहले जाएं, तो ऐसा जी, लगता था कि कोई भी सरकारी स्कीम है,
उस सरकारी स्कीम में बिना प्राइमरी शिक्षक के, बिना मिडिल के शिक्षक के कोई काम हो नहीं पा रहा है। और एक बार तो ऐसी विपदा आई कि जो मदिरालय थे वहां के लोगों ने हड़ताल कर दी, तो प्राइमरी के शिक्षकों को मदिरा की दुकान पर बिठाल दिया गया कि आप जो है वो मदिरा की बिक्री करें। और बहुत सारी कविताएं उस दौर में आई कि मास्टर साहब जो हैं वो बैठ के शराब बेच रहे हैं और उनका विद्यार्थी शराब लेने के लिए वहां आ रहा है। लेकिन इधर कुछ दिनों में कुछ स्थितियां बदली हैं। एक तो न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया। न्यायालयों ने कहा कि जो शिक्षक है उनको शिक्षकीय कार्य करने दीजिए, और जो चुनाव की ड्यूटी में चुनाव कराने का काम शिक्षकों के जिम्मे दिया जाता है, उस पर आयोग ने ये कहा कि अगर बहुत जरूरी हो तो चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाइए, अन्यथा जिन कर्मचारियों से आपका काम चल रहा है उन कर्मचारियों से काम चलाइए। दुर्भाग्य की स्थिति है कि अब देश में लगभग हमेशा चुनाव की ही स्थिति बनी होती है। कभी स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, और उसमें सारे कर्मचारियों की जो रिटायर हो गए हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो कर्मचारियों की कमी है, तो शिक्षकों की ड्यूटी लगाया जाना उनकी मजबूरी भी है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी है, जिनको ये बहुत सीधा सीधा मिल जाता है हथियार कि शिक्षकों को तो निरीह प्राणी है, इनको कहीं पर भी ड्यूटी पर लगा दीजिए और ये बेचारे मना नहीं कर पाएंगे, ये ड्यूटी करेंगे। तो निश्चित रूप से जब शिक्षा का उद्देश्य सेकेंडरी हो जाएगा, जब शिक्षकों की ड्यूटी दूसरे कामों में लगा दी जाएगी, तो शिक्षा के स्तर में सुधार की बात करना बेमानी है। क्योंकि जब क्लास में शिक्षक जाएगा ही नहीं तो स्तर की बात आप करते रहिए, उससे कुछ नहीं होता। तो शिक्षकों की ड्यूटी जिस तरह के शासकीय कार्यों में लगाई जाती है, लगातार बीएलओ बना दिया, वो 6 महीने तक विद्यालय जा ही नहीं पाएगा। तो जब नहीं जा पाएगा तो ये स्थिति बहुत खराब होती है। तो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में हमें कोशिश करनी चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि शिक्षकों की कम से कम ड्यूटी लगाए, ताकि उनकी उपलब्धि। ये बहुत आपने ठीक बात कही कि हमने भी देखा, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे रीवा हो, सतना हो, या देश के और कोई भी प्रांत हो, कि जिस समय परीक्षाओं का समय होता है और अगर कोई इलेक्शन होने जा रहा है, तो शिक्षक को अपनी पढ़ाई का, कार्य स्कूल का, जिम्मेदारी का काम छोड़ के उसको मतदाता सूची में लग जाना पड़ता है, उसको घर घर जाके सर्वे करना पड़ जाता है, और मतदान की तैयारियों में, वोटिंग मशीन ले जाने में उसकी ड्यूटी कर दी जाती है। और हमने इस समय तो देखा कि कोविड के संक्रमण के समय शिक्षकों को और दूसरी सारी जिम्मेदारियां भी दी गई। शिक्षकों ने जोखिम में अपना जीवन डालकर भी शिक्षकों को कोविड के सैंपल, पेशेंट के सैंपल लेने के लिए जाना पड़ा, और फिर सैंपल लेने के बाद उसको सबमिट करना, और सबमिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो एक पेशेंट तक, मतलब जो भी है उस तक पहुंचाना। और वो इतना ही नहीं, पुरुष शिक्षक है तो कर ले, लेकिन हमने महिला शिक्षिकाओं को जिस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उन्हें अपने शिक्षण के कार्य को छोड़ के कई कई जगह ऐसी जगह जाना पड़ा जहां सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ी चिंताजनक स्थितियां थी, लेकिन जो सरकारी काम था वो उनको करना पड़ा। तो ये बड़ी एक जिम्मेदारी का काम तो है, लेकिन हम सोचते हैं कि चुनाव आयोग को भी इस संबंध में सोचना चाहिए कि चुनाव संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त अमला स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त किया जाए और वो सिर्फ शिक्षा के कार्य में ही उनकी जवाबदारी दी जाए। आज आप जो बात कह रहे हैं प्रोफेसर विजय अग्रवाल जी, आपका जो समय था उस समय को भी हमने याद किया। उस समय को हमने देखा कि आप चाहते तो आईएएस बन सकते थे, लेकिन आपने शिक्षा के कार्य को महत्वपूर्ण ढंग से सुना, जाना, समझा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, है ना? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये आपने बताई। तो अब मैं आपसे ये बात, कुछ बातें और पूछना चाहूंगा आज के परिदृश्य में। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना?
जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रोफ़ेसर अग्रवाल जी, आज का समय जो इतना घनघोर संकट का समय है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, काम-धंधे छीने जा रहे हैं, जिस तरह से फाँसीवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है, जातिवाद, धर्मांधता, ये जो बातें मानवीय मूल्यों को संकट में डालने वाली हैं, उनमें कहीं न कहीं नौजवान भी संलग्न होता है। तो ये एक शिक्षक के रूप में आप किस तरह का चैलेंज महसूस करते हैं कि आपका विद्यार्थी जातिवाद के चक्कर में ना पड़े, धार्मिक दंगों-फसादों के चक्कर में ना पड़े, सांप्रदायिक हिंसक उन्माद से दूर रहे। तो ये जो एक स्वच्छ माहौल बनाने की समाज और देश और सारी दुनिया में आवश्यकता है, तो आप शिक्षक के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी क्या महसूस करते हैं? और इस तरह आपके सामने कौन-सा चैलेंज है? जी। देखिए, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि लगभग पिछले 10-15 वर्षों में हमारी नई पीढ़ी बुरी तरीके से दिग्भ्रमित हुई है। जी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास काम करने को कुछ है नहीं। अगर उनके पास रोजगार होता तो दिमाग उधर नहीं जाता। हमारे जो सोशल इविल्स की फोर्सेस हैं, जो जो सामाजिक विघटन और समाज में जो विषमता की बातचीत और समाज में जो जहर घोलने की बातचीत करने वाले लोग हैं, वो उनका इस्तेमाल इसलिए कर पा रहे हैं कि उनके पास दूसरा कोई काम बचता नहीं है और उनको बहुत आसानी से हम बरगला सकते हैं और उनको सही और गलत में अंतर समझ में नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम हमारे सामने है। जी। अब इसके लिए जरूरी है कि नौजवानों के बीच में हम पाठ्यक्रमों में ऐसी चीजें लाएं जो कि उनको ये बताती हूं कि हमारी परंपराएं जो थी वो समाज को जोड़ने की परंपरा थी। हमारे समाज में अगर जाति का भेद था तो वो कर्म के आधार पर था, कोई वो ऊंच नीच नहीं था। समाज को चलाने की एक व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था में हर चीज की आवश्यकता थी। तो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं होता था। वह अगर पठन पाठन का काम कर रहा है तो वह उतना ही पूज्य था जितना पूज्य कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला होता था। अब अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे हमारे शिक्षक ऐसे हुए हैं जिन्होंने की अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है, जी। जो कि उस समय के ऋषि परंपराओं से अलग भी है और जी। उन्हें राजाश्रय भी प्राप्त था। जी। लेकिन जी। जैसे जैसे हमने तरक्की की, मैं बार बार आपको कहता हूं कि हम उधर जो जाति प्रथा की तरफ लौट रहे हैं बार बार, वो इसलिए जी। लौट रहे हैं कि वो फोर्सेस ज्यादा पावरफुल हो गई हैं जो समाज को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। ये जी। उनकी देन है कि हमारे बीच में बार बार वो जातिगत चीजों को प्रक्षेपित करते हैं। जैसे जी। बहुत सारा समाज बट रहा है अब, जाति के आधार पर समाजों की रचना हो रही है हुँ। कि हम तो क्षत्रिय समाज से जुड़े हैं, हम ब्राह्मण समाज से जुड़े हुँ। हैं, हम वैश्य हुँ। समाज से जुड़े हैं, सारे हुँ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये जब बातचीत होती थी तो अब जाति के आधार पर एक हो जाओ, इसकी बातचीत हो रही है। तो जो जो समाज है वो तो बट रहा है, जातियों में बट रहा है। अब हम किसे ढूंढें? इंसान जिसे कहते हैं, कुछ बट गए जातों में, कुछ बट गए कौमों में। तो इस तरह से या हम बांटते जा रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर। इस विभाजन को रोकने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस विभाजन को कम करने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर तो है, लेकिन नौजवानों के कंधों पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मुझे जी। लगता है कि नौजवानों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि जाति से समाज बेहतर नहीं होने वाला। जाति जी। के आधार पर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। वो जमाना जी। गया जब जाति के आधार पर आप कर रहे थे। और जो राजनीतिक दल भी हैं वह भी जाति के आधार पर ही सब कुछ कर रहे हैं। जी। अगर आप राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो एक बार मंडल कमीशन की चर्चा हुई, ओबीसी रिजर्वेशन की चर्चा हुई। आज भी हाई जी। कोर्ट 27% और 14% के आरक्षण के फैसलों पर बहस जारी है अदालतों में। जी।
जी सवाल यह है कि क्या आरक्षण के आधार पर समाज को बांटने के बावजूद भी उन्हें कोई उसका लाभ मिला क्या? क्या उनको नौकरी मिली? क्या नौकरी तो नहीं मिली, क्योंकि 20 साल से अदालतों में केस चल रहे हैं और अभी तक नौकरी की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनी। तो यह तो एक ध्रुव सत्य है कि जाति ने हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन इस जाति के चक्कर में हमारा नौजवान निकलने की स्थिति में न पड़ के उसके अंदर अभी भी चक्कर काट रहा है, उस मझधार में फंसा हुआ है। और इसको समझना चाहिए, शिक्षक की जिम्मेदारी है और समाज के उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो इस आधार पर समाज को बांट रहे हैं कि हमको थोड़ी सी लालच मिल जाएगी, हम थोड़ी से वोट के बैंक के चक्कर में हम समाज को बांट रहे हैं। तो यह उनको भी समझना पड़ेगा कि लंबे समय में यह चीज चलने वाली नहीं है। एक दिन देश का नौजवान जरूर जागेगा और समझेगा कि जाति ने उसके समाज को और उसका बहुत बड़ा नुकसान किया। मैं तो आश्वस्त हूं कि आगे 8-10 वर्षों में इस समस्या से देश को निजात मिलेगी। आप शिक्षक के रूप में इस लक्ष्य को लेके आश्वस्त हैं, या आपका ये आश्वस्त होना ही बहुत बड़ी उम्मीद को भी जाहिर करता है? यहाँ अभी बात हुई थी पाठ्यक्रम को लेके। आप पाठ्यक्रम निर्धारण की समितियों में भी शामिल होते आए हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक शिक्षक के रूप में पाठ्यक्रम निर्धारण के समय आपकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं? जी देखिए, राधाकृष्णन कमीशन से लेकर कोठारी कमीशन तक जी कुछ कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी होंगी। और अभी तो जो जी नई शिक्षण राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति बनी है 2020 की, कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन, तो उस कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन ने उन तमाम सारे जो कमेटीज पुरानी रह चुकी हैं, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन, इन तमाम रिकमेंडेशंस के आधार पर उन्होंने एक अपनी अनुशंसा की है। राधाकृष्णन ये कहते हैं कि हमको कंटेम्परेरी जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ हमको देख के जोड़ के उसको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी है, सरकार की जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए। जी सबसे पहली चीज तो यह है कि हमको ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, जो बच्चों को स्कूल भेजने की संख्या में वृद्धि करना, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जी भारत जैसे विकासशील देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको स्कूलों में भेजना, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिकली हमारे बच्चे बहुत कमजोर बैकग्राउंड से आ रहे हैं आर्थिक दृष्टि से। तो वो बच्चे जब तक घर के लिए आर्थिक उपार्जन करते हैं तो वो स्कूल नहीं जा सकते। बिहार में एक स्कीम बनी कि भैंस की पीठ पर स्कूल चलाना, जो चरवाहे हैं वो वहां पढ़ लें। अस्थायी व्यवस्थाएं हैं, इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि हमारे सामने एक ये चैलेंज है कि देश की जो संविधान कहता है कि पढ़ने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो उस मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए हमको नीतियां बनानी चाहिए। सरकार भी कहती है कि होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे फेल हो जाता है। हम जब तक समाज को जागृत नहीं करेंगे कि पढ़ाई जो है वो मौलिक अधिकार है। आपने कानून बना दिया कि हम जेल भेज देंगे गार्जियन को अगर वो स्कूल नहीं भेजेंगे, तो फिर वो बच्चा तो अनाथ हो जाएगा। जेल भेजना कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करना उनके परिवार की, उसका विकल्प हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा, पाठ्यक्रमों में बदलाव के लिए मैं तो यही मानता हूं कि जो पश्चिम की व्यवस्था है उसको हम लागू करना चाहते हैं। पश्चिम की व्यवस्था में हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन है, हमने उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली किया। हम जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जो ग्रेजुएशन था उसको 3 साल के बजाय हमने 4 साल का कर दिया। जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको हमने 1 साल का कर दिया, और उसके बाद हमने रिसर्च की बात की। तो ऐसा लगता है कि हमारा सारा की सारा फोकस कहीं हट रहा है। हम स्किल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं कि हमें सारे लोगों को हायर एजुकेशन में नहीं ले जाना है, और सारा की सारा फोकस स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे हो रहा है। जरूर, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है वह सबसे नौजवान देश हमारा है पूरी दुनिया में, और उस दृष्टि से हमको अपने नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन किस कॉस्ट पर? हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमको बाबू बना दिया, हम अपने प्राचीन जो हमारा ज्ञान का भंडार था वो उससे हमारे बच्चे विरत हो गए, हमको नालंदा और तक्षशिला के महत्व को स्थापित करना पड़ेगा। मैं सब बात से सहमत हूं, सब स्थापित करना पड़ेगा। उससे होगा क्या? आपने कह दिया कि नालंदा में और तक्षशिला में बहुत अच्छा था, हमारे ज्ञान का स्रोत बहुत अच्छा था। आत्मगौरव और देश गौरव की बात हम करते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं भी इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, हिंदुस्तान मेरा देश है, जहां पर इतने बड़े बड़े संत मुनि महात्मा ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सोशल डेवलपमेंट के लिए वो कितना है? हमने अपने लोगों के, गरीब लोगों की बेहतरी के लिए हमने क्या किया? हमने शिक्षा के लिए क्या किया? हमने लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया? ये जो भारत के संविधान की में लिखा हुआ है हमारे मौलिक अधिकार, वहां हमने क्या किया? हम अगर इन तमाम सारी चीजों में उलझे रह जाएंगे तो हम लोगों की स्वास्थ्य की चिंता कब करेंगे? हम लोगों की शिक्षा की चिंता कब करेंगे? और इसके लिए जरूरी है कि हमारी शिक्षा पद्धति में जो भी आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है उसको हम इन तमाम सारी चीजों से भी जोड़कर देखें। लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, तो किसके लिए लड़ेंगे? किसके लिए लड़ेंगे? हमने कह दिया कि हम इंटरनेट के माध्यम से क्लासेस, हम कोरोना के काल में हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। क्या गांव तक हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी हम पहुंचा पाए हैं? हम नहीं पहुंचा पाए हैं। तो ऐसे में शिक्षा के स्तर की बात करना तो बिल्कुल बेमानी साबित होगी 2-2.5 साल में। लेकिन इसके बावजूद ये शिक्षक ही हैं जो कि इसकी कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि फतवा जारी करने से कुछ नहीं होता है। शिक्षक अगर क्लास में आकर जिम्मेदारी से अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो यह उसके लिए उसको क्रेडिट देनी चाहिए। लेकिन आज दिक्कत यह है कि हमने पद हमारे पास खाली है, हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास मुकदमे चल रहे हैं, हम आरक्षण नहीं तय कर पा रहे हैं। हमारे अंदर एक अच्छी दृढ़ राजनीतिक शक्ति नहीं है कि हम शिक्षा कर्मी क्यों बना के रखे हुए हैं। हम, हमारे पास 5,000 10,000 पद हैं, विज्ञापित करके उनको स्थायी रूप से नौकरी दे। हम क्यों रिटायरमेंट की एज बढ़ाते जा रहे हैं? हम क्यों 65 साल की एज कर रहे हैं? हम क्यों 70 साल की एज कर रहे हैं? और दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में रिटायरमेंट की एज, सेवानिवृत्ति की एज अलग अलग है शिक्षकों के लिए भी। कहीं तो छठा वेतनमान भी नहीं लागू हुआ, कहीं तो 7वां वेतनमान लागू हो गया। तो ये तमाम सारी जो विसंगतियां हैं इनको नई शिक्षा नीति से जोड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि जिन टूल्स के माध्यम से आप काम करना चाह रहे हैं वो टूल्स भी तो अच्छे होने चाहिए, उसमें जंग तो नहीं लगनी चाहिए, उनको भी तो जागरूक होना पड़ेगा। तो शिक्षा में आप तमाम परिवर्तन की बात करें, लेकिन अच्छी शिक्षा तभी होगी जब हम नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे, उन्हें सही रास्ता दिखा पाएंगे, उनके मौलिक अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत कर पाएंगे। और इस देश को अगर हमें राष्ट्र गुरु बनाना है तो पहले अपनी आंतरिक व्यवस्था में उनको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आधार मजबूत नहीं होगा तो नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर इमारत नहीं खड़ी हो पाएगी। आज 500 वैज्ञानिक नासा में भारतीय है, काम कर रहा है, 4 दिन में नहीं हुआ। 4 दिन में नहीं हुआ। हमने 110 रॉकेट प्रक्षेपित कर लिए, 1 दिन में नहीं हुआ। अगर हमारी योजनाओं में, हमारे बुनियाद में अगर हमने इसरो नहीं बनाया होता, हमने कंप्यूटर की अच्छी एजुकेशन तालीम नहीं दी होती आईआईटीज के माध्यम से, तो आज 2-4 8-10 वर्षों में ये हासिल नहीं हो सकता था। तो हमारी बुनियाद को मजबूत जरूरत है। 6-7 साल की कोई ये पिछले 70 साल में 70 साल का ये काम है जो उसका फल हमको मिल रहा है। यहाँ अब हमारे पास चूंकि 2-3 मिनट का समय बाकी है, मैं आपसे 2 बातें और पूछना चाहूंगा कि इस कोरोना के समय में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में लाखों बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो गए, और अब उसमें से कई बच्चे, और खासतौर पर उसमें बच्चियां ऐसी हैं जिनके कि अब स्कूल फिर से लौटने की संभावनाएं बहुत कम है। तो एक शिक्षक के रूप में इस चैलेंज का सामना किस तरह से आप करने का सोचते हैं कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे फिर से जाएं? आप क्या सोचते हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, शहरी क्षेत्रों में तो ये समस्या कम है, क्योंकि वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी है और शहरी क्षेत्र के बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लिया है। और ये समस्या ज्यादातर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
तो पहला काम तो कोरोना की स्थिति अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, और मुझे लगता है कि लगभग अभी आगे आने वाला 1 वर्ष हमारे लिए चुनौती है। तो बच्चों के बीच में 2 चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये करना पड़ेगा कि हमको जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो गांव-गांव पहुंचाना पड़ेगा, दूर दराज के क्षेत्रों में हमको कनेक्टिविटी उपलब्ध करानी पड़ेगी, और उसको हमको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा कि हम वो फैसिलिटी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात कि एंड्रॉयड फोन की उपलब्धता, क्योंकि अगर एंड्रॉयड फोन नहीं है तो बच्चा जो है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, गूगल मीट के माध्यम से हो या जूम के माध्यम से हो, वो कैसे करेगा? तो अगर सरकार इसमें सच में गंभीर है तो इन 2 चीजों को, आप साइकिल बांट रहे हो, आप 20,000 रुपए दे रहे हो बच्चे को, आप मोबाइल दे दो, आप एंड्रॉयड फोन दे दो बच्चों को। आप अगर और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम्युनिटी में कुछ ऐसे सिस्टम बना दीजिए कि वहां पर एक 95 इंच का एक डिस्प्ले दे दीजिए, जहां पर दूर दूर बैठा के आप क्लास चला लीजिए बच्चों की। वहां पर आपकी पंचायत में ये व्यवस्था आप कर लीजिए कि पंचायत में जो है, हर पंचायत में एक बड़ी स्क्रीन दे दीजिए और टाइम दे दीजिए, और वहां बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लास अटेंड कर लें, एक मेंटर हो जो वहां पढ़ा सके। तो लेकिन कनेक्टिविटी तो चाहिए हमको। आज तमाम विश्वविद्यालयों में कनेक्टिविटी नहीं है, हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं और खूब खोल रहे हैं, उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, बड़ी भारी भरकम फीस लेके वो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, लेकिन जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं उनकी हालत खराब है, उनकी ग्रांट आप धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं उनको वो सुविधा इंटरनेट की और एंड्रॉयड फोन की सुविधा उपलब्ध कराए, सरकार अपने खर्चे से उपलब्ध कराए और उनको प्रेरित करे। बच्चा जो है, शुरू में हम भी स्कूल जाते थे तो हम भी रोते थे, ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेसर बन गए और हम स्कूल जाने में नहीं रोए, लेकिन जब हम स्कूल जाने लगते हैं तो हमारी रुचि बढ़ती है। उस तरह का एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। हम तो शासकीय विद्यालय में पढ़े हुए हैं, जो नगर पालिका के स्कूलों में, वहां का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता था, तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। लखनऊ के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर और एसपी के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूल में भेजे जाएंगे। ऐसा निर्णय उन्होंने लिया, इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सोच बड़ी है कि वहां पर जब बड़े लोगों के बच्चे जाएंगे तो स्टैंडर्ड बड़ा होगा। तो चिंता यही है कि जो जिन पर देश की नींव टिकी हुई है वो बुनियाद मजबूत हो, और बिना स्कूल गए उनकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी। तो यह सरकार की जिम्मेदारी है, संविधान के अंतर्गत, भले ही वो एजुकेशन स्टेट का और सेंट्रल का मामला हो, कॉन्करेंस हो 44 अनुच्छेद में, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे और चाहे केंद्र सरकार करे। तो ये तो करना पड़ेगा। अपनी बजट का जो अधिकांश हिस्सा है वो एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन में हमको खर्च करना पड़ेगा। अभी हम 6% का जो हमारा एजुकेशन का बजट था वो धीरे धीरे घट रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए, और जब वो बुनियाद मजबूत होगी तभी इमारत खड़ी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, आपने ये आपकी जो बातें हैं ये हमारे समय का एक दस्तावेज हैं। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन बातों के माध्यम से समकालीन परिदृश्य में शिक्षकों के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं उस पर आज बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो प्रोफेसर विजय अग्रवाल जी, आज आपने बहुत कीमती बातें बताई, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया, उससे हम सबको सीखने के बहुत बहुत सारे चिंतन के मुद्दे आज आपने हमको दे दिए। तो प्रोफेसर विजय अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।